नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाने वाला हूं आपको, यदि एक कैंटिलीवर बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहे हों तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो जैसा कि इसको समझने के लिए हमने लिए एक प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 2.5 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी टोटल लेंथ दी है 2.5 मीटर। आगे लिखा हुआ है कैरीज 3 पॉइंट लोड, और उसके ऊपर 3 पॉइंट लोड लग रहे हैं। उनकी क्वांटिटी दी है 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन। आगे लिखा हुआ है एट 1 मीटर, 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड। जो हमारी बीम है उसका जो फिक्स एंड होता है वहां से जो दूरियां दी हैं, तो फिक्स एंड से जो हमारा 1 किलो न्यूटन लोड है वह लग रहा है 1 मीटर की दूरी पर, और फिक्स एंड से ही 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 1.5 मीटर की दूरी पर, और फिक्स एंड से ही 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 2.5 मीटर की दूरी पर। आगे लिखा हुआ है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, मतलब शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद हमें कोई भी डाटा गिवन नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट जो भी डाटा यहाँ पर दिया है उससे एक डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कैंटिलीवर बीम होती है वह कैसी होती है। तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूं और उसको समझा भी देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बीम ड्रॉ की है। जो हमारी कैंटिलीवर बीम होती है उसको अगर डिफाइन किया जाए, अब उसकी डेफिनेशन से अगर आप इसको जानते हैं, तो जो हमारी कैंटिलीवर बीम होती है वह होती है एक ऐसी बीम जिसका एक एंड कैसा होता है, फिक्स होता है, जबकि दूसरा एंड फ्री होता है। तो याद रखें, कैंटिलीवर बीम की बात की जाएगी तो आप उसको पहचानना सीखें और ड्रॉ करना सीखें। मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं कि एक एंड उसका हम फिक्स बना देते हैं और दूसरा एंड हम फ्री कर देते हैं, वह बीम कहलाती है कैंटिलीवर बीम। और इसकी जो टोटल लेंथ दी है यहाँ पर 2.5 मीटर, उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसको एक नाम दे दिया है, ए वाला एंड जो हमारा फिक्स हो गया और बी वाला एंड फ्री हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर लोड दिए हैं और जो इनकी दूरियां दी हैं वह भी मैं इस डायग्राम पर शो करा के दिखा देता हूं और एक बार समझा देता हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी लोड एक्ट करा दिए और उसकी डायमेंशन भी शो करा दी। जैसा कि हमारा ए फिक्स एंड है, फिक्स एंड से जो हमारा क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ फिक्स एंड से 1 मीटर की दूरी पर हमारा 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो फिक्स एंड से हमने एक अंदाज से हमने मान लिया कि 1 मीटर की दूरी है इतनी, और वहां पर हमने एक लोड लगा दिया 1 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमने ए बी ऑलरेडी पॉइंट दे दिए थे तो हमने इसको दे दिया सी। अब दूसरा लोड देखेंगे तो 1.5 मीटर की दूरी पर लग रहा है, और किससे, फिक्स एंड से, और कितना लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। तो हमने देखा इस फिक्स एंड से 1.5 मीटर की दूरी शो करा दी और वहां पर एक पॉइंट दे दिया डी, और जिस पर हमने 2 किलो न्यूटन का लोड शो करा दिया। तीसरा लोड है जो है 2.5 मीटर की दूरी पर, और जो है किससे, फिक्स एंड से ही है और 3 किलो न्यूटन का है। तो फिक्स एंड से 2.5 मीटर की दूरी डायरेक्ट हमारी कहाँ आ रही, फ्री एंड पर आ रही है, क्योंकि इसकी टोटल डिस्टेंस भी 2.5 मीटर है। तो वहां पर हमने बी पॉइंट पर 3 किलो न्यूटन का एक लोड लगा दिया। सबको नाम दे दिए, जैसे कि ए बी इसको दे दिया और सी डी इन लोड को दे दिया। सारी डायमेंशन हमने शो कराने के बाद जो डायमेंशन डी और बी के बीच की बच रही है वह 1 मीटर बच रही है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2.5 मीटर है, और जब हमारे 2 किलो न्यूटन जहां तक फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस 1.5 मीटर है। इसको इसमें से घटाएंगे तो इतनी बचेगी 1 मीटर। तो इसको भी हमने शो करा दिया, एक डायग्राम कंप्लीट कर दिया। तो जैसा कि इससे पहले हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के कुछ एग्जांपल बताए हुए थे, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारे सपोर्ट होते हैं उन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारे एंड होते हैं उस पर 2 सपोर्ट लगते थे, उनको हम क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे जब हम उसके शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन करते थे। तो इसके अंदर क्या करना है, हमारा जो समय की बचत होगी, और हमें क्या करना है कि हमारे जो एंड होते हैं उन पर जो हमारे सपोर्ट लगते हैं वह कैलकुलेट नहीं करना है। कई जगह आपको बुकों में देखा होगा जहां की इस पे जो हमारा इस पे एक लोड लग रहा है तो हम ए पे भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। यदि कैंटिलीवर बीम की बात की जाएगी तो वहां पर आपको सपोर्ट कैलकुलेट नहीं करना,
मतलब जो हम आर ए और आर बी जो कैलकुलेट करते थे वह कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात सुन लें आप, जब भी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करते हैं उन दोनों के लिए हमें याद रखना है, शियर फोर्स जब भी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सिर्फ हम फोर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं? सिर्फ फोर्स कंसीडर करते हैं। फोर्स जब भी हम निकालेंगे, शियर फोर्स जब भी हम निकालेंगे तो वहां पर हमारे लिए जो हम डायरेक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग साइन लेना भी जरूरी है, मतलब माइनस कौन से फोर्स को लेंगे और प्लस कौन से फोर्स को लेंगे। तो याद रखें, जो भी फोर्स हमने क्या, जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हमने कैलकुलेशन सिखाई थी उसमें बताया था कि हम किससे, लेफ्ट से राइट की ओर कैलकुलेट करेंगे। कहां से? लेफ्ट से राइट की ओर। लेकिन जो हमारी कैंटिलीवर बीम है उसके अंदर हमारा जो कन्वीनियंट होता है, या ऐसा बोलते हैं जिसमें सरल पड़ता है, वह होता है हमारा राइट से लेफ्ट की ओर कैलकुलेशन करना। मतलब हम ये जो हमारी कैंटिलीवर बीम है उसमें अगर हम बी से ए की ओर चलेंगे कैलकुलेट करते हुए तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, मतलब सरल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कैंटिलीवर बीम है उसमें हम जो कैलकुलेशन करते हैं राइट हैंड से लेफ्ट की ओर कैलकुलेट करते चलते हैं। तो जो कैंटिलीवर बीम है उसके लिए जब हम राइट से लेफ्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए साइन भी आपको याद रखना। शियर फोर्स के लिए हमेशा साइन याद रखना, जब भी फोर्स हम कंसीडर करेंगे वह जो भी पॉइंट पे, चाहे बी पॉइंट पे लेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स होंगे उनको कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हम डी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा है शियर फोर्स, तो डी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसको तो कंसीडर करेंगे, डी पॉइंट से पहले राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स लग रहा है उनको भी कैलकुलेट करते चलेंगे। इस तरह सी पॉइंट पे लेंगे, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसको तो कंसीडर करेंगे ही, सी पॉइंट से पहले भी डी पॉइंट पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, इनको भी हम कंसीडर करेंगे। इसी तरह जो हम ए पे कैलकुलेट करेंगे तो एक ए से पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको कैलकुलेट करेंगे, मतलब साथ में प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। अब इसमें साइन भी याद रखना है। तो जैसा मैंने शियर फोर्स के लिए दोनों में ही कॉमन होता है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में फोर्स लग रहा है तो हम उसको लेंगे प्लस, और घड़ी की विपरीत दिशा में लग रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लेंगे माइनस। अब हमें बी से ए की ओर चलना है, याद रखें सभी फोर्स को हम बी से ए की ओर देखेंगे। जैसा कि एग्जांपल की ओर अगर हम इस पे जो बी पे जो फोर्स लग रहा है 3 किलोमीटर को, अगर हम इसको ए की ओर मूव कराएंगे तो ये कैसे जाएगा, नीचे की ओर डायरेक्शन है, नीचे से जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा। तो ए की ओर देखेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। इस तरह डी की भी डायरेक्शन देखें, ए की ओर चलेगा तो ऐसा चलेगा, इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। सी को भी देखेंगे, सी को भी ए की तरफ ले जाएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज होगा। मतलब तीनों ही फोर्स हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे जब शियर फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट के कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेशन ऐसी हेडिंग डाल लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पर सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा है उस पॉइंट को नोट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बी से ए की ओर चल रहे हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, तो हम बी पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स। शियर फोर्स में सिर्फ फोर्स कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस लेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन नीचे को है तो हम कैसा लेंगे, प्लस लेंगे। इसको शो कराने के लिए हम क्या, शियर फोर्स को एफ से डिनोटेट करते हैं और जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट को वहां पर शो करा देते हैं। और ये फोर्स की डायरेक्शन अगर ए की ओर देखेंगे तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बी से पहले कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इधर की ओर तो हमारा जीरो फोर्स होगा, इसलिए सिर्फ हमारे पास कितना फोर्स बचेगा, 3 किलो न्यूटन का। ठीक है, क्योंकि बी से पहले कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एफ भी लिखा है, एफ मीन शियर फोर्स, बी जिस पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ए की ओर और 3 किलोमीटर इसकी वैल्यू है। इसी तरह हम जब डी पे कैलकुलेट करेंगे, किस पे, डी पे, क्योंकि बी के बाद पॉइंट आता है डी, तो डी पे कैलकुलेट करेंगे तो हम इसी तरह एफ डी लिख देंगे और डी पर जो फोर्स लग रहा है उसको तो कंसिडर करेंगे ही, उससे पहले जितने भी फोर्स लग रहा है उनको भी ऐड करते हुए चलेंगे। तो डी पर लग रहा है 2 किलोमीटर प्लस इससे पहले सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 3 किलोमीटर का, तो 2 + 5 हो जाएगा और दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ए की ओर, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। तो इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, उसका आंसर भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं ये 3 प्लस हो जाएगा और +2 हो जाएगा, क्योंकि डी पर निकाल रहा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने एफ डी मतलब शियर फोर्स पॉइंट डी पर, और ये दोनों प्लस कर दिए तो 5 किलोमीटर हो गया। इसी तरह हम किस पे निकालेंगे, सी पे निकालेंगे। तो सी पर जो फोर्स लग रहा है 1 किलोमीटर का उसको कंसिडर करेंगे, उससे पहले 2 किलोमीटर का लग रहा है और 3 किलोमीटर का लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पे जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करते हैं, उससे पहले जो भी फोर्स लग रहा है उनको भी प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो तीनों फोर्स की डायरेक्शन नीचे की ओर है
और तीनों फोर्स नीचे की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक ही ओर, इसलिए इन तीनों को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं और हम किस पे निकाल रहे हैं, सी पर निकाल रहा है, तो सी पर हम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं +3 +2 +1, ठीक है, 3 +2 +1, और इसको कैलकुलेट किया तो हमारा 6 किलोन्यूटन आ गया। इस तरह हम कहाँ ए पे निकालेंगे, तो ए पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ए के पहले 3 फोर्स लग रहा है, तो तीनों फोर्स को हम कंसीडर कर लेंगे। तीनों की डायरेक्शन अगर एक ही ओर देखेंगे तो पॉजिटिव है, क्योंकि तीनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की दिशा में। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जितना सी पे आ रहा है उतना ही इस पे आएगा, ए पे आएगा। तो ये हमने शियर फोर्स निकाल लिए सभी पॉइंटों पर। इसके बाद हम करेंगे बेंडिंग मूवमेंट की बात। बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन से आप जानते होंगे, बेंडिंग मूवमेंट में हम क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट के अबाउट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। मतलब मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस भी फोर्स का मूवमेंट निकालना है तो फोर्स जहां से लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं हम मूवमेंट, वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। जैसे कि हम इन्हें मान लिया, अगर हम ए पे क्या मूवमेंट निकाल रहे हैं, किस पे, ए पे मूवमेंट निकाल रहे हैं, और हम बी पर जो फोर्स लग रहा है उसका मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो बी से हम ए तक की डिस्टेंस देखेंगे। बी से ए तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि फोर्स यहाँ पर वर्टिकल लग रहा है। वर्टिकल फोर्स यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वहां से क्या हो जाती है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो हो जाएगी। ठीक है, याद रखें। शियर फोर्स में एक बात बताना भूल गया था, शियर फोर्स के अंदर सारे फोर्स कैसे कंसीडर करते हैं, जो वर्टिकल दिशा में लग रहे हो। तो यहाँ पर सभी वर्टिकल दिशा में, कई फोर्स इंक्लाइंड आपको मिल जाएंगे, तो इंक्लाइंड यदि फोर्स मिलते हैं तो उनको रिजॉल्व करके वर्टिकल दिशा में सही मतलब वर्टिकल दिशा में रिजॉल्व कर लें, फिर उसके बाद उनको शियर फोर्स निकालें और तब उनको कैलकुलेट करें। याद रखें, यहाँ पर सभी वर्टिकल फोर्स लग रहे थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनको कैलकुलेट कर लिया। बस हमें इतना याद रखना, शियर फोर्स के अंदर फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फोर्स कैसे लग रहा हो, वर्टिकल दिशा में लग रहा है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट में फोर्स कैसा लग रहा हो, वर्टिकल लग रहा हो, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो जैसे हमने शियर फोर्स निकाला, ऐसे ही हम सभी पॉइंटों पर क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालते, पहला मैं निकाल के दिखा देता हूँ पॉइंट बी पर, लेकिन साइन का आप याद रखें। अब जैसा मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में बताया था कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं बेंडिंग मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेते हैं, लेकिन उसके अपोजिट हम इसमें करते हैं, क्योंकि हम इसमें चल रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर। लेफ्ट से राइट की ओर जब भी चलते हैं कैंटिलीवर बीम में, तो क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम में इसके अलावा जो हमारा कोई भी बीम हो, लेफ्ट से राइट की ओर की बात कर रहे हैं, जब भी लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, कहां से, बी से ए की ओर चलेंगे, तब हम कैसा साइन लेंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट की ओर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर चलने की बात। तो राइट मतलब बी से हम ए की ओर चलेंगे। जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो यहाँ पर साइन लेंगे उसके अपोजिट, मतलब हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा फोर्स, तो वहां पर हम लेंगे उसको निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा तो वहां पर लेंगे हम क्या, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जो हम कैंटिलीवर बीम में राइट से लेफ्ट चल रहा है तो वहां पर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में निगेटिव लेंगे, क्या, बेंडिंग मूवमेंट, घड़ी की दिशा में बेंडिंग मूवमेंट निगेटिव लेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में हम पॉजिटिव लेंगे। इतना आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक फोर्स दिख रहा है, अगर हम इसका किसी फोर्स के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट, एक मूवमेंट में निकाल के दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। सबसे पहले पॉइंट बी पर हम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। जिस पॉइंट की बात करते हैं उसी पॉइंट के अबाउट हम जो भी हमारे इसकी राइट हैंड साइड में जितनी भी फोर्स लग रहा है उनका मूवमेंट लेते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट पे यदि कोई फोर्स लग रहा है तो वहां पर उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसके पहले देखेंगे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑलरेडी इसके पहले कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बी के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हो, बी पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का भी बी के अबाउट मूवमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स की इसी पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी है, जीरो है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एम क्या है, हम बेंडिंग मूवमेंट को शो करा रहे हैं, बी क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। जीरो निकला इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया, क्योंकि बी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं और बी पॉइंट के अबाउट जिस फोर्स जो फोर्स लग रहा है उसकी उसी पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कैसी है, जीरो है। अब निकालेंगे हम डी पॉइंट पर, क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट।
तो डी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसका तो बेंडिंग मोमेंट इसी पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो फोर्स लग रहा है उनका हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल सकते हैं। तो डी पॉइंट से पहले एक फोर्स लग रहा है 3 किलोमीटर का, अगर 3 किलोमीटर यहाँ पर फोर्स होगा तो हम डी तक की डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि हम मोमेंट निकालने के लिए क्या देखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ डी से पहले एक फोर्स है 3 किलोमीटर और डी तक की इसकी डिस्टेंस है कितनी, 1 मीटर। यहाँ पर दिख रही होगी जो फोर्स है 3 किलोन्यूटन, उसकी डिस्टेंस डी तक की कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1। तो डी पर हम जो मूवमेंट निकाल के यहाँ पर दिखा देते हैं और उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमने माइनस लिया, तो माइनस क्यों लिया, अब आप समझ रहे होंगे 3 किलोमीटर फोर्स से हम इसका मूवमेंट निकाल रहे हैं डी के अबाउट। अब ये डी के अबाउट जाएगा तो नीचे से ऐसा जाएगा, अगर ऐसा ऐसा जाएगा तो डी तक पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब घड़ी की दिशा हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की दिशा में हम कैसा लेते हैं मूवमेंट, नेगेटिव लेते हैं जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं। इतना हमें याद रखना, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हों तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, याद रखें लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तब मूवमेंट हम क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चल रहा है, तो राइट से लेफ्ट की ओर चल रहा है तो हम कैसा लेंगे मूवमेंट, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, क्योंकि ये फोर्स डी की ओर जाएगा, ऐसा जाएगा नीचे से, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ माइनस लगा दिया, 3 किलोमीटर मीटर लिख दिया, इसकी यूनिट है, क्योंकि फोर्स की यूनिट किलोन्यूटन है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है किलोन्यूटन मीटर। अब आगे हम सी पे निकालेंगे, तो सी पर जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स की इसी पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी है, 0 है, तो ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले दो फोर्स लग रहा है, कौन सा, 3 किलोन्यूटन और 2 किलोन्यूटन। तो सी के अबाउट हम मूवमेंट निकालेंगे अगर 3 किलोन्यूटन का, तो इस ये तो हो जाएगा फोर्स, और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वह कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है 1 मीटर है, टोटल डिस्टेंस 1.5 मीटर है। तो सी से बी तक की डिस्टेंस, कहाँ से, सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। तो हमारा 3 इंटू 1.5 हो जाएगा। इस तरह हम 2 किलोमीटर का जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा फोर्स, और डी से सी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, डी से सी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से डी तक की डिस्टेंस है 1.5 मीटर है, जबकि ए से सी तक की डिस्टेंस 1 मीटर है। 1.5 में से 1 मीटर को घटा देंगे तो 0.5 मीटर बचेगा, तो 0.5 इंटू 2 मीटर हो जाएगा ए सी के अबाउट जो 2 किलोमीटर है इसका मूवमेंट। उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं -3 इंटू 1.5, क्योंकि नीचे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मूवमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर माइनस ए भी नीचे की ओर डायरेक्शन लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन सी की ओर देखेंगे तो इसका भी है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -5.5 किलो न्यूटन मीटर हमारा मूवमेंट आ जाएगा इसके सी पॉइंट के अबाउट। इसी तरह हम ए पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ए पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इससे पहले 3 फोर्स लग रहा है, 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन और 3 किलोमीटर। तो 3 वाला फोर्स अगर हम ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ से बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 मीटर, तो 3 इंटू 2.5 मीटर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव होगा। 2 किलोमीटर को देखेंगे और ए के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे तो 2 किलोमीटर फोर्स हो जाएगा, और डी से ए तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1.5 मीटर, तो 2 इंटू 1.5 मीटर हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 मीटर की अगर देखेंगे 1 मीटर फोर्स हो जाएगा, और ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, 1 इंटू 1 हो जाएगा, लेकिन ए भी नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, ए भी नेगेटिव लेंगे। इसको मैं इक्वेशन बता देता हूँ कैसी बनेगी, देख लीजिए आप यहाँ पर -3 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5 ये डिस्टेंस हो गई, माइनस ये नीचे की ओर लग रहा है 2 इंटू 1.5, 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये दी है 1.5, फिर -1, तो ये 1 फोर्स हो गया, फिर ये यहाँ तक की 1 मीटर डिस्टेंस थी। इनको कैलकुलेट किया तो -11.5 किलोमीटर मीटर आ गया। ये हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर ली। अब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो भी पॉइंट है ए सी डी बी, इन सभी पॉइंट से नीचे की ओर वर्टिकल दिशा में हम लाइनें खींच लेंगे, सीधे प्रोजेक्शन लाइनें, और एक बीच में हम ब्लैक लाइन खींचेंगे, मतलब कोई भी कलर में लाइन खींच सकते हैं लेकिन थोड़ी डार्क खींचें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और बी पॉइंट,
सभी से नीचे से जहां पर खाली जगह हो वहां से आप सीधी वर्टिकल लाइन खींच दें, जिन्हें हम प्रोजेक्टर लाइन भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, वहां पर हमने क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर खींच ली। इसके ऊपर हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे और नीचे माइनस वाली वैल्यू। हम इस पे क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे कि बी पॉइंट पर 3 किलो न्यूटन है, तो हम 3 किलो न्यूटन के लगभग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। हम सी पॉइंट पे देखेंगे, सॉरी डी पॉइंट पे देखेंगे, डी वाली पॉइंट पॉइंट वाली ए वाली लाइन है, तो इस पे 5 किलो न्यूटन है, मतलब 3 किलो न्यूटन इधर फोर्स आएगा, तो इसके जस्ट ऊपर थोड़ी अधिक होनी चाहिए, तो 5 किलो न्यूटन का एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इस तरह हम सी पॉइंट पर देखेंगे, सी वाली लाइन ये है, इस पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो 6 किलो न्यूटन का पॉइंट मार्क कर देंगे, और इस पर भी हम 6 किलो न्यूटन का पॉइंट मार्क कर देंगे, क्योंकि ए पर भी है। ये पॉइंट कैसे दिखेंगे और कैसे वैल्यू शो कराना है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने 3 किलो न्यूटन का पॉइंट मार्क कर दिया, 5 किलो न्यूटन का और 6 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर भी 6 किलो न्यूटन का। दोनों की सेम यहाँ पर वो है, लोड है या फिर जो शियर फोर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से शो करा दिया, तो दोनों का एक समान एक लाइन है। लेकिन इन पॉइंटों को मिलाना कैसे, जहां पर भी पॉइंट लोड एक्ट होते हैं, सिर्फ पॉइंट लोड की बात कर रहे हैं, वहां पर हम सीधे स्ट्रेट चलते हैं। स्ट्रेट मीन्स बोले तो इस पॉइंट से सीधे उठेंगे, कहाँ, इस पे चलेंगे, और फिर से हम सीधा चलेंगे, स्ट्रेट सीधी स्ट्रेट लाइन चलेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, फिर इससे ऊपर की ओर चलेंगे, फिर यहाँ से सीधा स्ट्रेट चलेंगे, फिर ऊपर की ओर चलेंगे, फिर स्ट्रेट चलेंगे, फिर नीचे को बंद कर देंगे। ये कैसी लाइनें आएंगी ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सीधी यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ली, फिर सीधी हॉरिजॉन्टल ली। अब ये 3 किलो न्यूटन का था, तो इसका जो लोड का वेरिएशन था वो 3 कहाँ से, बी से डी के पहले तक कहाँ कंटिन्यू एक समान चला। इसका मतलब होता है कि जो वेरिएशन है फोर्स का वो कैसा है, डी से पहले तक एक समान है, लेकिन डी पर एक फोर्स लगने के कारण अचानक से उसके शियर फोर्स में परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होकर कितना हो गया, 5 किलो न्यूटन हो गया, तो सीधा स्ट्रेट ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। फिर डी से सी की ओर चलेगा, एक समान चलेगा, क्योंकि डी सी से डी के बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो डी से सी तक चला एक समान, जो परिवर्तन हुआ शियर फोर्स का। लेकिन सी पर एक फोर्स लगने के कारण वहां पर अचानक से परिवर्तन हो गया। अचानक से परिवर्तन हुआ तो वहां पर एकदम से बढ़ गया, कितना हो गया हमारा, 6 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर 6 किलो न्यूटन कर दिया मैंने, ऊपर को सीधा स्ट्रेट लाइन लेके, और सी से ए तक कोई फोर्स नहीं है, तो सी से ए तक एक समान चलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल दिख रही होगी। लेकिन ए पर भी कोई फोर्स नहीं है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वहां पर एक समान आया, इसको हम बंद करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो शेप दिख रहे होंगे, जब भी ओनली पॉइंट लोड लग रहा हो किसी भी बीम पर, तो वहां पर जो शियर फोर्स के अंदर जो शेप बनते हैं वह रेक्टेंगुलर बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए भी रेक्टेंगुलर बन रहा है, ए भी रेक्टेंगुलर बन रहा है, और ए भी रेक्टेंगुलर बन रहा है। जब रेक्टेंगुलर बनते हैं तो समझ जाना कि हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम है वह सही बन रहा है। इसको हम हैचिंग करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह की हैचिंग कर दी। आप वो 45 डिग्री पे लाइन लेके बड़ी बड़ी हैचिंग कर सकते हैं, ये मैंने कलर टाइप का कर दिया है। तो आप देख सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। और प्लस माइनस आप यहाँ पर भी प्लस बना सकते हैं, नीचे माइनस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बीच में एक प्लस बना दिया है। अब सेम प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, नीचे की ओर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है इनको आगे की ओर बढ़ा देंगे, प्रोजेक्शन लाइन है, और इसी तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और हम जो भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट होंगे उनको ऊपर की ओर लेंगे, नेगेटिव पॉइंट नीचे की ओर लेंगे, और सेम प्रोसीजर करके हम डायरेक्ट बना के दिखा देते हैं और थोड़ा सा उसको समझा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है उसको हमें नोट कर लेना, 0, -3, -5.5, -11.5। हमने एक जैसा मैंने बताया प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर कर दी हमने। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद सारे पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव है, तो ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। तो बी पॉइंट पर देखेंगे 0 पॉइंट है, तो हमने वहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया 0। हम डी पर देखेंगे तो हमारा -3 किलो न्यूटन मीटर है हमारा मूवमेंट, तो हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पर। दूसरा देखेंगे -5.5 किलो न्यूटन मीटर है, तो हम यहाँ पर 5.5 किलो न्यूटन मीटर मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया। फिर -11.5 है, तो हमने सभी नेगेटिव है, तो नीचे की ओर सारे पॉइंट मार्क कर दिए। याद रखें यहाँ पर स्केल का यूज सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए करें। जो पॉइंट मार्क करते हैं वो अपने हाथ से अंदाज से करें। जैसे कि ये 3 किलो न्यूटन मीटर है, जिससे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 5.5, तो ये हम थोड़ा सा नीचे लेंगे। इससे अधिक कौन सी वैल्यू ये वाली, तो इसको थोड़ा सा अधिक लेंगे। जैसा कि यहाँ से हमने प्लस वाले पॉइंट मार्क किए थे, 3 किलो न्यूटन से अधिक 5 किलो न्यूटन था, 5 किलो न्यूटन से 6 किलो न्यूटन था, और यहाँ पर और 6 किलो न्यूटन था। मतलब एक अंदाज से लेना है, यहाँ पर स्केल का यूज नहीं करना है। स्केल का यूज सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए करना है। ये पॉइंट मार्क करना है अपने अंदाज से करना है, ठीक है। या आप ज्यादा मेजरमेंट करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में इन सभी वैल्यू को कंसीडर करके करें।
तो अब आप देख सकते हैं इसके बाद हमें पॉइंट मार्क करने के बाद सीधी लाइनें मिलाना है। याद रखें जब भी पॉइंट लोड लगते हैं वहां पर जो शेप बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वह ट्रायंगुलर टाइप का बनता है। कैसा? ट्रायंगुलर टाइप का। ट्रायंगुलर टाइप का आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर कंसीडर हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर हो रहा है। ये बनता कब है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जीरो वाला पॉइंट है उसको डायरेक्ट ही मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे कि डी पॉइंट पे हमारा पॉइंट है उसको डायरेक्ट मैंने सीधा मिला दिया लाइन से। अब डी वाले पॉइंट को सी से भी हमने सीधा स्ट्रेट लाइन मिला दिया और ये जो हमारा डी वाला पॉइंट है उसको हम ए से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। मतलब सीधी सीधी लाइनों से मिला देना तो ऑटोमेटिक हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप है वह जनरेट हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब पॉइंट लोड की बात करें। तो ये हमारा एक कोशिश थी समझाने की। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। और भी इस तरह के क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।